हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यह क्लास सीटेट पेपर टू तथा बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो 2.0 आई है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्योंकि सीटेट में भी जो सारे प्रश्न बनते हैं वह एनसीईआरटी से बनते हैं, और बीपीएससी में तो सीधे सीधे जो 9 to 12 का अगर आप पेपर प्रीवियस ईयर देखे होंगे, जो इसके पहले अगस्त में हुआ था, 24 अगस्त को या 20 अगस्त को शायद हुआ था, उसमें देखे होंगे आप कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बने थे और कुछ क्वेश्चन एससीईआरटी से भी बने थे। ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी और एससीईआरटी में लगभग 95% सिमिलरिटी होती है, इसलिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लगभग 95% कवर हो जाएंगे। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर, जो सारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के निचोड़ को पढ़ेंगे। आज हम संपूर्ण क्लास 6 ज्योग्राफी को देखेंगे और इसमें जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगला पॉइंट अब देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा का लीजिएगा, इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। अब अगर प्रश्न बनेगा कि इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कह सकते हैं जो जिनका आकार बड़ा हो, गर्म हो और गैसों से बने हो तथा इनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश हो जिसे ये उत्सर्जित करते हो, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं, तारा कह सकते हैं। अगला पॉइंट है सूर्य भी एक तारा है। ध्यान रखिएगा, सूर्य भी एक तारा है। अगला पॉइंट अब देखते हैं। अगला पॉइंट है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो रात में जब हम तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई किसी एक विशेष आकृति को देखते हैं, हमें लगता है कि यह किसी विशेष तरीके से दिख रही है ना, तो ये क्या कहलाती है, तारों के समूह को हम क्या कह सकते हैं, नक्षत्र मंडल कह सकते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। तो जो अर्सा मेजर है या फिर इसे क्या कह सकते हैं, बिग बियर भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्सा मेजर का ही दूसरा नाम बिग बियर भी है। यह भी एक नक्षत्र मंडल है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है जो सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बीपीएससी में भी बन सकता है। अगला पॉइंट है कि बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। ध्यान रखिएगा, सप्तऋषि का दूसरा नाम क्या है, स्मॉल बियर है। और यह 7 तारों का समूह है। यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्मॉल बियर का दूसरा नाम सप्तऋषि है। यह भी एक नक्षत्र मंडल है और यह 7 तारों का समूह है और यह एक बहुत बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आगे देखते हैं। आगे है कि प्राचीन समय में लोग, यात्री जो होते थे, रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो प्राचीन समय में लोग तारों से ही क्या करते थे, दिशा का निर्धारण करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। तो जो उत्तरी तारा होता था वह उत्तर दिशा को बताता था। आगे देखते हैं, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे होता था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि उत्तरी तारा आसमान में हमेशा एक स्थान पे होता था। आगे देखते हैं, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तब प्रश्न बनेगा कि कौन से खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी ऊष्मा नहीं होती है और वह तारों से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि सूर्य से पृथ्वी प्रकाशित होती है। पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश है नहीं है, ऊर्जा है नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। आगे है ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। यह ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रह, प्लेनेट शब्द अंग्रेजी के बना है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया, जो ग्रीक भाषा में कौन सा वर्ड है, प्लेनेटाई, और जिसका अर्थ परिभ्रमक होता है या फिर चारों ओर घूमने वाला। आगे देखते हैं, देख लीजिए, ये ध्रुव तारा दिखाया जा रहा है। प्राचीन समय में दिशा का निर्धारण ऐसे ही होता था, यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखता था। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि जो मरकरी है सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, 88 दिन में, और खुद के जो अपने धुरी पे घूमता है एक चक्कर 59 दिन में पूरा करता है। इसी प्रकार दिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा, फिगर नोट कर लीजिएगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में एक बार पूरा करती है और अपने एक्सिस पे घूम जाती है एक दिन में। तो इसको देख लीजिए, फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं।
आगे अगला पॉइंट था हमारा सौरमंडल। अगला पॉइंट क्या था? सौरमंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल के निर्माण में किन किन चीज़ों का योगदान होता है? सूर्य जो कि सौरमंडल का मुखिया होता है, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसे क्या कहते हैं? सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। इसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। आगे है सूर्य के बारे में दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। इसको नोट कर लीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। उसके बाद अगला पॉइंट अब देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका देख लेते हैं। तो इस पैराग्राफ को याद कर लीजिएगा। माई वेरी इफिशियंट मोटर जस्ट सर्व अस नट्स। तो सबसे नज़दीक कौन हो जाएगा? यम से क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। वी से वीनस, ई से अर्थ हो जाएगा। तो प्रश्न अगर बनेगा कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है, तो थर्ड हो जाएगा ना। पहले पे कौन हो जाएगा? मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? मंगल आएगा अर्थात मार्स, उसके बाद जुपिटर अर्थात बृहस्पति आएगा, फिर यस से क्या हो जाएगा? सैटर्न हो जाएगा, यू से यूरेनस हो जाएगा और सबसे लास्ट में कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून। तो इस पैराग्राफ को याद कर लीजिएगा। माई वेरी इफिशियंट मोटर मतलब मेरी बहुत अच्छी जो मोटर है वह हमें क्या सर्व की है? नट्स सर्व की है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। तो यह सूर्य की परिक्रमा एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगा देता है और जो कि सबसे कम होता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगला पॉइंट इसमें शुक्र के बारे में दिया गया है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ध्यान रखिएगा। बुध के बारे में दिया क्या गया है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और यह अपनी कक्षा में क्या करता है? सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा करता है, एक चक्कर। और शुक्र के बारे में दिया गया है कि इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आगे है कि अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है उसने अपनी बैठक की अगस्त 2006 में और यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 UB313 या फिर साइरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे। तब से प्लूटो क्या हुआ? बौने ग्रह कहे जाने लगे। तो अगर प्रश्न बनेगा कि प्लूटो बौना ग्रह कब बना, तो अगस्त 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी उसके बाद बना। आगे देखते हैं अब इसमें अगला पॉइंट क्या दिया गया था। अगला पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। तो पौराणिक रोमन कहानियाँ जो होती थी उसमें क्या होता था? सोल शब्द का अर्थ क्या होता था? सूर्य देवता, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। तो सोल शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य देवता, और सौर शब्द का अर्थ क्या है? सूर्य से संबंधित। इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल या फिर सोलर सिस्टम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ध्यान रखिएगा, जियोग्राफी शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। वो कौन से है? जियोग्राफी का, जियोग्राफिया शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा का वर्ड है जियोग्राफिया और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफियो का अर्थ होता है लिखना। तो इस आगे देखते हैं, आइए पृथ्वी के संबंध में कुछ और अधिक जान लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि जो ज्योग्राफी शब्द है वह ग्रीक भाषा के शब्द जियोग्राफिका से बना है। जियोग्राफिया दो वर्डों से मिलकर बना है, जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया अर्थ होता है लिखना। आगे देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है ना लैटिन भाषा में। और लॉजी क्या होता है? लॉजी मतलब क्या होता है? अध्ययन हो जाएगा। तो जियोलॉजी क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन। और जियोग्राफिया क्या हो जाएगा? पृथ्वी का क्या होता है? ग्राफिया का मतलब क्या होता है? लिखना हो जाएगा। मेट्री का अर्थ होता है मापना, लैटिन भाषा में मेट्री का अर्थ मापना होता है। तो जियोमेट्री का क्या अर्थ हो जाएगा? पृथ्वी का मापन। और ऑइड का मतलब क्या होता है? कि संरचना होती है ऑइड
तो जियोइड क्या हो जाएगा, पृथ्वी का आकार के अनुरूप होना, जियोइड हो जाएगा ना, जियो मतलब पृथ्वी और आइड मतलब आकार, तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप होना क्या कहलाएगा, जियोइड कहलाएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट है पृथ्वी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ध्यान रखिएगा, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इसको नोट कर लीजिएगा, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के आसपास थोड़ी चपटी है, यह ध्रुवों के आसपास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भूभाप कहा जाता है। जियोइड किसको कहा जाता है, पृथ्वी को ही कहा जाता है, क्योंकि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसे भूभाप कहा जाता है। और भूभाप का क्या अर्थ होता है, पृथ्वी के समान आकार, जियो मतलब क्या हो जाएगा, पृथ्वी, और ऑइड मतलब क्या है, आकार, समान आकार, तो भूभाप का क्या अर्थ हो जाएगा, पृथ्वी के समान आकार का। आगे देखते हैं, देख लीजिए, ये ध्रुवों के ऊपर क्या हो रहा है, थोड़ा चपटी हो रही ना, कैसे है, ये ऐसे है, ऐसे थोड़ा बन रहा है फिगर, मतलब यहाँ तो सर्कुलर है लेकिन यहाँ थोड़ा सा चपटी है दोनों तरफ, तो ये क्या है, जियोइड है। तो पृथ्वी का आकार अगर पूछा जाएगा तो आप ना ही सर्कुलर बोलेंगे ना ही अंडाकार बोलेंगे, पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड के समान है। आगे देखते हैं, आगे चंद्रमा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है उसको देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, हमारे पृथ्वी के पास जो प्राकृतिक उपग्रह है वह केवल एक है, जो कि है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। नोट कर लीजिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चंद्रमा का व्यास अगर पूछे जाएगा, पूछ सकते हैं, बीपीएससी में भी पूछ सकते हैं, सीटेट में भी, कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, तो 1/4 हो जाएगा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो यह पृथ्वी पे क्यों इसको बड़ा हम देख सकते हैं, क्योंकि यह अन्य ग्रहों के अपेक्षा कुछ ज़्यादा नज़दीक है पृथ्वी से, और यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी और सूर्य की दूरी मैंने बताया था कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी हो जाएगी, 3,84,400 किलोमीटर दूर हो जाएगी। आगे है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में क्या होता है कि यह अपना चक्कर भी अपने अक्ष पर भी इतने ही समय में घूम जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। अब यह प्रश्न सीटेट में पूछा जा चुका है और इसमें बीपीएससी पेपर में भी पूछ सकते हैं कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखता है। तो उसका कारण ये हो जाएगा कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और वह अपनी धुरी पर भी इतने ही समय पर लगभग ना घूमता है। तो इसलिए क्या होता है, पृथ्वी पर हमें क्या दिखता है, केवल एक ही भाग दिखता है चंद्रमा का। आगे देखते हैं, आगे है कि प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड है। ध्यान रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, इसको नोट कर लीजिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। इसके बावजूद क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय लेता है, 8 मिनट बाद पहुंचता है। आगे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया था इसमें कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ध्यान रखिएगा, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखा था, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्षुद्र ग्रह के बारे में दिया गया है। आगे क्षुद्र ग्रह के बारे में दिया गया है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो तारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ग्रह भी लगाते हैं, उपग्रह भी लगाते हैं। इसके अलावा कुछ असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रश्न बन सकता है और बना भी है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो मंगल अर्थात मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, उनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। आगे है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं, वे क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रह है और उस पर कोई क्षुद्र ग्रह, मान लीजिए उस पर कोई विस्फोट हुआ तो जो भाग अलग हो जाता है वह क्षुद्र ग्रह बन जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले असंख्य छोटे पिंड होते हैं वह क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं और यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, देख लीजिए ये क्या है, क्षुद्र ग्रह दिखाया जा रहा है। आगे अगला पॉइंट हमारा है उल्का पिंड। आगे हमारा अगला पॉइंट है उल्का पिंड क्या होता है। सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहा जाता है। तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पत्थर, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। जैसे कि फिगर में देख लीजिए, तो ये उल्का पिंड है, ध्यान रखिएगा, ये उल्का पिंड है। और ये जो होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो उल्कापिंड होते हैं या सिर्फ वहीं नहीं पाए जाते, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ये पत्थर होते हैं, इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे चैप्टर 1 खत्म होता है। अब चैप्टर 1-2 में देखते हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में दिया गया था। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। तो पृथ्वी का जो लघु रूप होता है उसका जो वास्तविक प्रतिरूप हम बनाते हैं वह ग्लोब कहलाता है। एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो एक काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यह ग्लोब है, तो यह जो बराबर भागों में बांटती है इसे विषुवत वृत्त कहा जाएगा। ये जो लाइन है इसे क्या कहा जाएगा? विषुवत वृत्त कहा जाएगा। और ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा। और जो नीचे वाला भाग होगा इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। आगे है, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, मतलब जितना उत्तरी गोलार्ध होगा उतना ही दक्षिणी गोलार्ध होता है। मतलब कि एकदम सेंटर से विषुवत वृत्त निकलता है, और ये काल्पनिक होता है, ऐसा सच में नहीं है, ऐसा माना गया है। विभिन्न क्रियाओं को सही ढंग से करने के लिए ऐसा माना गया है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आगे देखते हैं। आगे है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो सभी समानांतर रेखाएं होती हैं, समानांतर वृत्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहे जाते हैं। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है, अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश कहा जाता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो बीच में जो विषुवत वृत्त लाइन होती है जो दोनों भागों को बराबर में बांटती है उसे क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। उसके बाद जो ये अन्य लाइन होती हैं, ये अन्य वृत्त जो होते हैं, इनके समानांतर जो 0 डिग्री होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जैसे कि फिगर में देख लीजिए बना है कि ये क्या हो जाएगा? ये विषुवत वृत्त है, दोनों भागों को बराबर बांट रहा है। पृथ्वी चूंकि गोल है तो ऐसे पीछे भी ऐसे आएगा ना, 3D में दिखा नहीं सकते, तो ये क्या है? 0 डिग्री विषुवत वृत्त हो जाएगा। इसके ऊपर 20 डिग्री ये समानांतर है, ये क्या है? ये भी अक्षांश रेखा हो जाएगा। फिर 40 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री, और जो सेंटर होता है वह 90 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा, सेंटर का कोई लाइन नहीं होता क्योंकि सेंटर ही 90 डिग्री माना जाता है, और ऊपर 90 डिग्री, नीचे 90 डिग्री। आगे देखते हैं। आगे चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसको माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 डिग्री अंश। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश को, दक्षिण ध्रुव दर्शाता है। तो इसमें वही बताया जा रहा है कि जो उत्तरी ध्रुव होगा उस पर क्या हो जाएगा? जो उत्तरी ध्रुव का सेंटर होगा उसे क्या दर्शाया जाता है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिणी ध्रुव पे सेंटर होता है उसे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री हो जाएगा, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और भी होती हैं। जैसे कि देख लीजिए कि इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाएंगे अक्षांशों का आकार घटता है। जैसे कि फिगर में देख लीजिए, अक्षांशों का आकार देखिए इसमें फिगर में 0 डिग्री से यहाँ बढ़ा था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, और ये देखिए ये अक्षांश 80 डिग्री वाला और कम हो गया है ना, और 90 डिग्री तो एक पॉइंट के रूप में दर्शाया जाएगा। इसमें यही बताया जा रहा है कि विषुवत वृत्त से हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है वह घटती जाएगी। और महत्वपूर्ण अक्षांश कुछ और भी हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश जैसे कि विषुवत वृत्त हो जाएगा 0 डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसके अतिरिक्त भी 4 महत्वपूर्ण अक्षांश होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और यह भारत देश से होकर गुजरती है। इसको नोट कर लीजिएगा, यह भारत देश को होकर गुजरती है, यहाँ से ऐसे गुजरती है भारत देश से। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा। इसको नोट कर लीजिएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। और
जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो ये 4 अक्षांश रेखाएं और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 0 डिग्री तो है ये है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहेंगे और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहेंगे, अंटार्कटिक वृत्त कह देंगे। आगे देखते हैं, आगे है पृथ्वी के ताप कटिबंध। आगे हमारा अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखते हैं, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वंश में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का अक्षांश होता है, जो बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है कि वर्ष भर में कहीं ना कहीं मतलब हर जगह सूर्य एक न एक बार ठीक ऊपर आ ही जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में ऊष्मा सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। देख लीजिए उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण, मतलब जो सूर्य से जो होता है यहाँ एक न एक समय क्या होता है, सीधी किरणें हमेशा पड़ती ही रहती हैं, इसलिए ये कहा यहाँ ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो कर्क रेखा के बाद और मकर रेखा के बाद क्या होता है कि कोई भी अक्षांश ले लीजिए, उसमें जो दोपहर का सूर्य होगा वह कभी भी सर के ऊपर कभी नहीं आएगा, पूरे वर्ष भर में कभी भी नहीं आएगा। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, ध्रुव की तरफ क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव के वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो इसमें देख लीजिए फिगर में सूर्य कहाँ चलता है, सूर्य ऐसे रोटेट करता है, सूर्य यहाँ से ऐसे होता है, मतलब सूर्य के जो पृथ्वी घूर्णन करती है ऐसे करती है, तो सूर्य की किरणें यहाँ तक सीधी पड़ती हैं, यहाँ सीधी पड़ेंगी तो यहाँ उष्ण कटिबंध कहलाता है क्योंकि ऊष्मा अधिक होता है। यहाँ तिरछी पड़ने लगती है, इसलिए यहाँ जो तापमान होता है मकर रेखा और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं इसलिए मध्यम तापमान होता है। और ध्रुव पे क्या होता है कि सूर्य की रोशनी 6 महीने पर पड़ जाती है क्योंकि बहुत ही कम पड़ती हैं। आगे देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा, आगे देखते हैं, क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, मतलब क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, हमेशा रोशनी तिरछी ही पड़ती रहेगी, ऐसे ही पड़ती रहेगी, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो इसको ताप कटिबंध को एक बार फिगर से फिर से देख लीजिए, सूर्य यहाँ होता है तो यहाँ जो किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ क्या होता है कि वर्ष भर गर्मी पड़ती रहती है, मतलब तापमान ठीक ठाक रहता है, वर्ष भर गर्मी तो नहीं पड़ती लेकिन तापमान ठीक ठाक रहता है, इसलिए यहाँ उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद यहाँ किरणें तिरछी पड़ती हैं तो ये क्या कहलाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएंगे क्योंकि तापमान मध्यम होता है। और यहाँ किरणें क्षितिज पड़ती हैं, क्षितिज पड़ती हैं मतलब ऐसे पड़ती हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। और ये कटिबंध देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे देशांतर के बारे में दिया गया है। देशांतर क्या होते हैं ध्यान रखिएगा। देखते हैं, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप के एक ही अक्षांश पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, मतलब किसी स्थान की अगर हमें एग्जैक्ट स्थिति बतानी होगी तो हम केवल अक्षांश रेखा से ही नहीं बता सके, हमें देशांतर की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में स्थित जो मॉरिशस द्वीप है एक ही अक्षांश में पड़ता है। आगे है कि उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें यह पता करना होगी उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो हमें क्या देखना होगा, इनकी देशांतर रेखा देखनी होगी। इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामियोत्तर कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमें किसी भी स्थान की अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी होगी तो हमें देशांतर रेखाएं देखनी होगी। और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, अभी देखिए इसको फिगर में देखेंगे तो ये जो रेखाएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं, जो उत्तर से दक्षिण आती हैं ये क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देख लेते हैं फिर से। आगे है कि पश्चिमी देशांतर देख लीजिए, ये पश्चिमी देशांतर कहलाएगा, ये पूर्वी देशांतर कहलाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें जो दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होगी, 111.32 किलोमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होगी, 111.32 किलोमीटर। और दो देशांतरों के बीच में जो समय का गैप कितना हो जाता है, 4 मिनट का गैप हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दो देशांतरों के बीच में समय का गैप 4 मिनट हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ लिखा गया है कि ग्रीनविच से पूर्व की तरफ के स्थानों के लिए हर एक देशांतर के लिए 4 मिनट जोड़ता है। मतलब इस फिगर में और क्या बताया जा रहा है
कि ग्रीनविच से पूरब की तरह जो स्थानों के लिए क्या होता है कि हर एक देशांतर के लिए 4 मिनट ऐड हो जाता है। मतलब यहाँ से अगर हमें यहाँ का समय निकालना होगा तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा, और यहाँ से अगर इधर जाना होगा 4 मिनट माइनस होगा। ध्यान रखिएगा, पूरब की तरफ हम बढ़ेंगे तो 4-4 मिनट ऐड होता जाता है हर देशांतर पर। आगे देखते हैं, इसको अभी थोड़ा सा डीप में भी बताया जाएगा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है, इस कारण से ऐसा होता है। तो कारण पूछा भी जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरों यामयोत्तर की लंबाई समान होती है। ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं, धीरे धीरे क्या होता है कम होती जाती हैं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। इसलिए क्या था, इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामयोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इसलिए क्या किया गया कि इस प्रकार कैलकुलेशन कठिन हो रही थी, तो क्या किया गया, ग्रीनविच के स्थान के पास जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित थी, वहां से गुजरने वाली जो यामयोत्तर थी, देशांतर रेखा थी, उसे पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, और इस यामयोत्तर को प्रमुख यामयोत्तर मान लिया गया, और उस यामयोत्तर को क्या किया गया, प्रमुख यामयोत्तर मान लिया गया, और इसका मान 0 डिग्री देशांतर कहा गया, और इसका मान 0 डिग्री देशांतर कहा गया। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। देख लीजिए इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये क्या है, 0 डिग्री प्रमुख यामयोत्तर, मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा को इसे ही मान लिया गया। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन या फिर प्रमुख यामयोत्तर, और इसके इधर हम 180 डिग्री देशांतर और इधर भी 180 डिग्री देशांतर की गणना कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे इसमें बताया गया है कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाने के कारण क्या होता है कि ग्रीनिच के पूर्व में जो समय होगा वह समय ग्रीनिच समय से 0 डिग्री देशांतर से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में होगा वह पीछे होगा, समय ग्रीनिच से पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। तो समय के अंतर को हम कैसे देख सकते हैं, देख लीजिए। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है ना, ऐसा बात तो आपको पता ही होगा कि पृथ्वी 24 घंटे में एक रोटेट कर लेती है, और एक रोटेशन का क्या मतलब होता है, 360 डिग्री घूमना, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, क्योंकि 24 से 360 काटेंगे तो 15 डिग्री ही तो आएगा, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, तो 1 डिग्री पे क्या हो रहा है, देख लीजिए यहाँ फिगर देखिए कि 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ रहा है ना, 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ रहा है। तो ग्रीनिच में अगर समय 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा, 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ रहा है, तो 15 डिग्री पूर्व में बढ़ेगा समय, तो 60 मिनट बढ़ जाएगा, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, 1 घंटा समय आगे होगा, मतलब यहाँ 1 बजे होंगे ना। और पश्चिम में अगर यही पूछा होता तो क्या हो जाता, 1 घंटा पीछे हो जाता, मतलब 11 बज जाते वहाँ। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समय निकालना भी पूछ सकता है, और आपकी जो सीटेट का पेपर हुआ था इसमें तो समय निकालने के ही बात में पूछा गया था। आगे देखते हैं, आगे है, लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय वही बताया गया है कि 1 घंटा पीछे हो जाएगा, और वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। ध्यान रखिएगा, इसी कारण से क्या होता है, जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होते हैं तो 180 डिग्री देशांतर पर क्या होगा, मध्यरात्रि हो रही होगी। आगे देखते हैं, आगे है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय 180 डिग्री देशांतर पे क्या होता है, मध्यरात्रि होती है। इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही पूछ सकता है। आगे देखते हैं, भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थान में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। ध्यान रखिएगा, भारत में जो गुजरात का द्वारका है और असम का जो डिब्रूगढ़ है उसके स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामयोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इसलिए अंतर है, बताइए, एक जगह से दूसरे जगह में जब अंतर हो जाएगा तो देश में तो दिक्कतें आ जाएंगी ना, ट्रेन आदि जो चलती है जिसमें समय का काम होता है उसमें दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हर देश क्या करता है कि मानक समय मानता है। एक मानक समय मान सकता है, और भी मानक समय हो सकते हैं, किसी किसी देश में 10 से भी ज़्यादा मानक समय है। आगे है कि इस यामयोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, और इसी के अनुसार समय को जाना जाता है, गणना की जाती है जो देश का मानक समय होता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामयोत्तर माना गया है। भारत में
जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको नोट कर लीजिएगा, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक यामी उत्तर माना गया है। इस यामी उत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया और इस यामी उत्तर को पूरे देश का मानक समय माना गया और इसे भारतीय मानक समय माना जाता है, कहा जाता है, इसे भारतीय मानक समय भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए ये फिगर लगा है 82.5 डिग्री जो पूर्व है यहाँ से ऐसे गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है और ये क्या है, भारत का मानक समय है। आगे देखते हैं, ये लिखा गया है भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है इसको नोट कर लीजिएगा, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। भारत जो है ग्रीनविच समय से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ का समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में 5.5 घंटा प्लस कर दीजिए, क्योंकि पूर्वी देशांतर में है ना। अगर भारत पश्चिमी देशांतर में होता, मान लीजिए उदाहरण ले लीजिए, तो क्या हो जाता, 5.5 घंटे माइनस हो जाते ना, लेकिन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और पूर्व में क्या होता है, समय ऐड हो जाता है। तो दोपहर में जब लंदन में 2 बजेंगे तो भारत में क्या हो जाएगा, 7:30 बजेंगे, भारत में 7:30 बज जाएंगे, क्योंकि 5.5 घंटा प्लस करना होगा। आगे देखते हैं, आगे है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है। तो कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार है अधिक है, मतलब कुछ जिनकी क्या है, चौड़ाई अधिक है, लंबाई कम है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय माना गया है। जिसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय है, ध्यान रखिएगा, उदाहरण दिया गया है रूस में कितने मानक समय है, कितनी स्टैंडर्ड टाइम से, 11 है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र घेरता है। इसलिए क्या होता है, अब ये भी प्रश्न बना है कि पृथ्वी को कितने समय टाइम जोन्स में बांटा गया है। ये समय क्षेत्र क्या है, टाइम जोन्स। प्रश्न बनता है कि पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। और देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण क्या होता है कि एक से अधिक समय अपनाए गए हैं मानक समय, और रूस में 11 मानक समय है। आगे देखते हैं, आगे अब हम चैप्टर 3 के जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है उसको देखेंगे। चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, पृथ्वी की गतियाँ, पहले तो चैप्टर का नाम है। चलिए देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहला है कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, पहला है घूर्णन और एक है परिभ्रमण। पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है वह घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते जब सूर्य का चारों चक्कर लगा लेती है, चारों ओर मतलब चक्कर लगा लेती है, इसे परिक्रमण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, घूमती हमेशा रहती है, लेकिन पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वह घूर्णन कहलाता है। और इसको करने में 24 घंटे लगते हैं लगभग। और लेकिन पृथ्वी जो घूमते घूमते सूर्य का भी एक चक्कर लगा लेती है, इसे क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। और ये कितना दिन में लगता है, लगभग 365 दिन इसको माना गया है। 365 और 1/4 होता है, लेकिन सहूलियत के लिए 365 दिन ही मान लिया गया है। आगे देखते हैं, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीपीएससी में भी आ सकता है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है और यह कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से कितने का कोण बनाती है, लगभग 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो कक्षीय समतल होता क्या है कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जैसे कि फिगर में देख लीजिएगा आप कि ये देखिए, ये जो कोण बन रहा है 66.5 डिग्री बन रहा है ना, पृथ्वी का क्या है, ये कक्षीय समतल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का कक्षीय समतल कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री। और पूछ सकते हैं पृथ्वी पे कक्षीय समतल पर लंब कितना पड़ता है, वह कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है तो इतना ही तो हो जाएगा। तो पृथ्वी पर लंब जो पड़ता है वह 23.5 डिग्री पड़ता है कक्षीय समतल पे, और पृथ्वी का कक्षीय समतल का कोण कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री हो जाएगा। और प्रश्न अगर बनेगा कि कक्षीय समतल क्या होता है, कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है कि ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाते होंगे तो प्रश्न बना है प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। तो ग्लोब का वह भाग जो दिन और रात को बांटता है वो प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, तो यहाँ तक जो भाग है
ध्यान रखिएगा एकदम सीधे में नहीं होगा, क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए इस क्षेत्र में भी थोड़ा जो शायद 23.5 डिग्री होगा उसमें भी धूप पड़ेगी और इस क्षेत्र के 23.5 डिग्री पे भी रात हो जाएगी। तो वह भाग जो दिन और रात को बनाता है वह क्या कहलाता है? प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण किसे कहते हैं? कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहा जाता है। और पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी 1 वर्ष या फिर 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। लोग 1 वर्ष 365 और 1/4 दिन को मानते हैं। तो 1 वर्ष को कितना माना जाता है? 365, सही 1/4 है। लेकिन हम सुविधा के लिए 6 घंटों को जोड़ते नहीं। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 दिन का 6 घंटे ही तो हो जाएगा। तो हम सहूलियत के लिए 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं और लीप ईयर में क्या कर लेते हैं? इस 6 घंटे को जोड़ के एक दिन पूरा मान लेते हैं, 366 डे उसे मान लेते हैं। आगे है इसमें कि उत्तर गोलार्ध जो होता है वह ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तरफ झुका होता है। जो उत्तरी गोलार्ध होता है, देख लीजिए ये उत्तरी गोलार्ध ही तो है, या सूर्य की तरफ झुका है। और इसके कारण से क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है कि सूर्य की तरफ झुका होने के कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और चूंकि यह झुका होता है इसलिए क्या होता है आगे है इसमें, देख लीजिए 21 जून को क्या होता है। 21 जून में जो उत्तरी गोलार्ध होता है वह सूर्य की तरफ झुका होता है। तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है, देख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। देख लीजिए कर्क रेखा यहाँ होगा और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। इसका परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक उष्मा पड़ती है। इसके लिए क्या होता है कि जब इस तरफ ज़्यादा झुका होगा तो इस तरफ ज़्यादा ही रोशनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि इससे वहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और मकर रेखा में क्या होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। मकर रेखा में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तर ध्रुव क्या है कि सूर्य की तरफ झुका है। देख लीजिए उत्तर ध्रुव यहाँ सूर्य की तरफ झुका है और दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? ये रात हुई है। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका है। तो इसमें क्या होता है कि 21 जून को क्या होता है, उत्तर अयनांत का जो समय होता है उसमें क्या होता है कि 6 महीने दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पे और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है 6 महीने रात हो जाती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी पहुँच ही नहीं रही है। और उसके बाद क्या होता है कि चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, गर्मी का मौसम हो जाता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे लंबी रात होती है। और पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। ध्यान रखिएगा उत्तर अयनांत कब होता है? 21 जून को होता है। इसमें देख लीजिए फिगर से फिर से क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध जो होता है थोड़ा झुका होता है पृथ्वी की तरफ 23.5 डिग्री। चूंकि पृथ्वी झुकी है इसलिए क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने दिन हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव पे रोशनी नहीं पड़ती, यहाँ 6 महीने रात होती है। और उत्तरी ध्रुव पे ज़्यादा उसमें प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ क्या होता है गर्मी ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। आगे है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव जो होता है वह सूर्य की तरफ झुका होता है। फिगर में देख लीजिए 22 दिसंबर को क्या हो रहा है कि दक्षिणी ध्रुव, ये देखिए फिगर, दक्षिणी ध्रुव क्या हो रहा है, पृथ्वी सूर्य की ओर ज़्यादा झुका है। इस कारण क्या होता है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ जाती हैं और लंबवत पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का बहुत बड़े भाग पर प्रकाश, इसलिए क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध पे इस समय बहुत ज़्यादा भाग का प्रकाश पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय लंबे दिन हो जाते हैं और छोटी रात हो जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। और इसी समय पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि वहाँ किरणें कम प्राप्त होती हैं। इसलिए क्या होता है कि इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम होता है और उसे दक्षिण अयनांत कहा जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि 22 दिसंबर अर्थात दिसंबर का जो समय होता है, चूँकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं इसलिए हमारे भारत में ठंडी पड़ती है, क्योंकि उस समय जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वह कहाँ पड़ती है, मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है और हमारे जो कर्क रेखा है उस पर क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इस कारण से रोशनी हमें कम प्राप्त होगी। आगे देखते हैं। आगे है कि क्या आप जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? आप अगर इसका कारण पूछा जाएगा कि प्रश्न ऐसे दे दिया जाएगा कि किस देश में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि 22 दिसंबर को क्या होता है कि वहाँ ग्रीष्म ऋतु पड़ती है ना, क्योंकि मकर रेखा पे इस समय किरणें सूर्य की सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। आगे देखते हैं। और जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, इस कारण ये ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है।
आगे है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो 0 डिग्री पे सीधी पड़ती हैं कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरा पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है और इसे विषुव कहते हैं। अब उत्तरी अयनांत क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 21 जून को उत्तरी अयनांत होता है। इसमें उत्तरी ध्रुव पे जो होता है अर्थात कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, उत्तरी गोलार्ध पे ज़्यादा पड़ती हैं, दक्षिण गोलार्ध पे नहीं पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होते हैं और गर्मी का समय होता है। और इसी समय पे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी का समय हो जाता है और सबसे छोटे दिन हो जाते हैं। और 22 दिसंबर में क्या होता है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध पे उस समय सबसे बड़ा दिन हो जाता है और वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। लेकिन उसी समय 22 दिसंबर पे उत्तरी गोलार्ध पे देखेंगे तो सबसे छोटे दिन होते हैं और ठंडी पड़ती है और इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री पर सीधी पड़ती हैं और इसलिए क्या होता है कि कोई भी ध्रुव जो होता है सूर्य की तरफ झुका नहीं होता, क्योंकि सूर्य उस समय कहाँ होता है, सूर्य इस समय यहाँ होता है। अगर ये सूर्य है तो पृथ्वी उस समय यहाँ होती है, तो सीधी पड़ती है, तो झुका होने का कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि इस समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। आगे देखते हैं कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इसको नोट कर लीजिएगा, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध पे शरद ऋतु होती है क्योंकि सूर्य जो है वह कर्क रेखा की ओर झुका होता है और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु उस समय चल रही होती है। आगे देखते हैं 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ये प्रश्न कई पेपरों में पूछा गया है कि जो दिन और रात होती है और जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वह किस कारण से होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सिर्फ एक अगला पॉइंट तीसरा पॉइंट दे दिया जाए और प्रश्न ऐसा हो कि पृथ्वी के जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है वह किस कारण के होता है, तो एक पॉइंट अगर और दिया जाए कि जो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सबसे अच्छा पॉइंट यही बन जाएगा कि 23.5 डिग्री जो झुकी है इसी कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात होते हैं और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं, आगे हम चैप्टर 4 के जो मानचित्र है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं 4, 5, 6 जो चैप्टर हैं वह कम इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद 7 और 8 और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अब कुछ चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है तो उसमें कम पॉइंट्स होंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं उसमें ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। देखते हैं इसमें दिया गया है मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें क्या दिया गया है, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे दिया गया है। भौतिक मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदानीय, नदियों और महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। जो पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं दर्शाते हैं वे भौतिक मानचित्र कहलाते हैं या फिर उच्चावच मानचित्र कहलाते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है कि राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों के विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाना। तो जो विश्व के विभिन्न देश हैं, विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न गांव हैं, शहर हैं, उनकी जो सीमाएं दर्शाई जाती हैं उन्हें राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मानचित्र से प्रश्न बनेगा, इस चैप्टर से प्रश्न बनेगा तो थीमेटिक से बनेगा। इसमें क्या होता है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र हो गया जो सड़कों के बारे में बताएगा, रेल मानचित्र हो गया तो रेल की पटरियों को ही दर्शाएगा, या फिर वर्षा मानचित्र हो गया तो ये दर्शाएगा कहाँ वर्षा कितनी होती है, कहाँ नहीं होती है। तो ये विशेष जानकारियों को एक मानचित्र केवल एक जानकारी को देगा, ये थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है और जो सूचना दी जाती है उसी के अनुसार उसका नामकरण कर लिया जाता है। जैसे कि वर्षा मानचित्र हो गया जिसमें वर्षा को बताया जाएगा, वन मानचित्र हो जाएगा जिसमें वनों के बारे में बताया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे मानचित्र के 3 घटक होते हैं, नोट कर लीजिएगा। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ध्यान रखिएगा, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगला पॉइंट है कि 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछे जाएगा कि प्रधान दिग्बिंदु कितने होते हैं तथा कौन होते हैं, तो 4 होते हैं प्रधान दिग्बिंदु, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होते हैं। आगे है रेखा चित्र क्या होता है। आगे दिया गया था रेखा चित्र क्या होता है कि रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है।
तो प्रश्न बनेगा कि रेखा चित्र किस प्रकार का मानचित्र है, तो जो पैमाने पर आधारित नहीं होता वह मानचित्र रेखा चित्र कहलाता है, और इसमें याददाश्त पर जोर देकर जो रफ फिगर बनाया जाता है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। तो वही बात हो जाएगी कि बिना पैमाने की सहायता से जो खींचा जाता है उसे रेखा चित्र मानचित्र कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है कि खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो कोई छोटा क्षेत्र है, मान लीजिए कोई छोटा क्षेत्र है, जैसे कि प्रतापगढ़ जिले को अगर देख लीजिए, मान लीजिए कोई जिला देख लीजिए, वह भारत में बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन उस जिले को भी अब बड़ा जब हम कर देंगे तो ये खाका कहलाता है ना। तो किसी छोटे क्षेत्र को अगर हम बड़ा दिखाएं, बड़े पैमाने दिखाएं, तो वह क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे अब चैप्टर नंबर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चैप्टर नंबर 5 है, चलिए देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि पृथ्वी को ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। बड़े स्तरीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है और पृथ्वी की सतह को हम दो भागों में बांटते हैं, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं, और महासागर मुख्यतः 4 माने गए हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, 5 नहीं 4 माने गए हैं मुख्यतः। एनसीईआरटी 4 आंसर देता है। आगे है, कुछ शब्दों की उत्पत्ति दी गई थी, उसको देख लेते हैं। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, नोट कर लीजिएगा। ग्रीक भाषा में लिथास का क्या अर्थ हो जाएगा, पत्थर। एटमास का क्या अर्थ हो जाता है, वाष्प हो जाता है। एटमास का अर्थ हो जाता है वाष्प, इसलिए एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, जो वाष्प से संबंधित होता है। ह्यूडर का अर्थ होता है जल, ह्यूडर का अर्थ क्या होता है, जल होता है। और ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ होता है जीवन, इसलिए बायोस्फीयर में क्या होता है, जीवन से संबंधित क्रियाएं दिखाई जाती हैं। तो ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ हो जाएगा पत्थर, एटमास का वाष्प, ह्यूडर का जल और बायोस का अर्थ हो जाएगा जीवन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा शिखर विश्व का हमारे पृथ्वी पे क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ये 8,848 मीटर ऊंचा है। और सबसे गहरा बिंदु क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त हो जाएगा, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो शिखर हो जाएगा, सबसे ऊंचा बिंदु जो हो जाएगा वह 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, समुद्र तल से इतना ऊंचा है। और सबसे गहरा बिंदु क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त जो 11,022 मीटर है, पृथ्वी से गहरा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी पे जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और यह दिन भी याद रखिएगा क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 29 मई को। ध्यान रखिएगा, 29 मई 1953 को चढ़े थे। आगे है, जापान की जो जुंको तबाई थी वह विश्व की पहली महिला है जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा, एडमंड हिलेरी और जो तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे वो तो पुरुष थे, अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी, तो जापान की जुंको तबाई हो जाएंगी जो 16 मई 1975 को चढ़ी थी। आगे है, अगर तीसरा प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की ओर से पहली महिला कौन हो जाएंगी, तो बछेंद्री पाल हो जाएंगी। भारत की ओर से कौन हो जाएंगी, बछेंद्री पाल हो जाएंगी, जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। नोट कर लीजिएगा, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। आगे देखते हैं, आगे है महाद्वीप के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं महाद्वीपों के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। वे विस्तृत जलाशय के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महासागरों द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप के नाम दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे पहले महाद्वीप एशिया के बारे में दिया गया है। सारे पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी पॉइंट्स को आप निग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और अब इसमें इसके बावजूद आपको एनसीईआरटी से इस क्लास 6 के जो ज्योग्राफी है उसमें से कुछ नहीं पढ़ना होगा। क्लास 6 ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लिए गए हैं। अगर क्लास 6 ज्योग्राफी से अब एक भी प्रश्न अलग से नहीं बन सकता, इसमें से ही सारे प्रश्न बनेंगे। तो एशिया के बारे में आप चलिए देखते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एशिया जो महाद्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला है। ध्यान रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पर केवल एशिया महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है।
एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। प्रश्न बनेगा एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वत अलग करता है जो एशिया के पश्चिम में है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर यही है, अब पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, और एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है, यूराल पर्वत अलग करता है। आगे देखते हैं यूरोप के बारे में देख लेते हैं। एशिया से बहुत छोटा है, ये एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, एशिया के पश्चिम में कौन स्थित है, यूरोप है, और यह यूराल पर्वत द्वारा अलग होते हैं दोनों जो महाद्वीप हैं। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, जो आर्कटिक वृत्त है वह इससे होकर गुजरता है, और यह तीनों तरफ से जल से घिरा है। इसको नोट कर लीजिएगा, यह तीनों तरफ से जल से घिरा है। तो अगर प्रश्न बनेगा कि कौन सा महाद्वीप तीनों तरफ से जल से घिरा है, तो यूरोप हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ये है। ध्यान रखिएगा, एशिया जो लंबाई मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप हो जाएगा, सेकंड नंबर पे अफ्रीका हो जाएगा। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग आधे भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका को जो बहुत बड़ा भाग है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। अगर प्रश्न बनेगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत वृत्त कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ तीनों होकर गुजरती है, तो अफ्रीका हो जाएगा। सहारा का रेगिस्तान जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वह भी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, सहारा का रेगिस्तान भी यहाँ पड़ता है। आगे है, यह महाद्वीप चारों तरफ समुद्रों और महासागरों से घिरा है। यह महासागर जो है वह चारों तरफ जल से घिरा है। तीन तरफ से कौन सा घिरा था जल से, यूरोप, और चारों तरफ से हो जाएगा अफ्रीका। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से ही होकर बहती है। ध्यान रखिएगा, विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह भी अफ्रीका में है, और सबसे लंबी नदी जो है नील नदी वह भी अफ्रीका से ही होकर बहती है। आगे हमारा अगला है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में क्या इंपॉर्टेंट है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तर अमेरिका हो जाएगा। पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। तो अगर प्रश्न बनेगा कि कौन सी स्थल संधि से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जुड़ा है, तो वह पनामा स्थल संधि है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा पनामा स्थल संधि किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है, तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो यह महाद्वीप जो है वह पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। यह महाद्वीप भी 3 महासागरों से घिरा है। अगला हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला एंडीज है वह दक्षिण अमेरिका में ही है, और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन भी है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी नदी जो है अमेजॉन वह दक्षिण अमेरिका में भी है। आगे देखते हैं, अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप भी है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। ध्यान रखिएगा, यह भी चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। तो अगर यह भी प्रश्न बनेगा द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी महाद्वीप है अंटार्कटिक। इसमें देखते हैं एक बहुत बड़ा महाद्वीप है यह, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव जो है वह इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा यहाँ मोटी बर्फ की परतों में ढका रहता है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी जो है बर्फ की परतें रहती हैं, और यहाँ निवास स्थल बहुत ही निवास स्थल है ये नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी निवास नहीं है मानव का। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, और भारत के भी शोध केंद्र यहाँ हैं। भारत के भी शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर जो होते हैं वह यहाँ है, जिनके नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हैं। तो अगर प्रश्न बनेगा कि भारत के जो शोध केंद्र हैं जो अंटार्कटिका में हैं वह कौन कौन से हैं, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए, ये फिगर देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका, और नीचे क्या है अंटार्कटिका हो जाएगा। ये देखिए, ये अंटार्कटिका हो जाएगा। यहाँ लोग नहीं रहते क्योंकि ये देखिए बर्फ से ढका हुआ है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरीके से स्थित है। आगे है स्थल संधि किसे कहते हैं, तो स्थलों का एक सकरा भाग
जो दो स्थलीय भागों को जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ देता है और वो पतला सा भाग होता है उसे स्थल संधि कहा जाता है। जल संधि किसे कहते हैं? पानी का संकरा भाग जो दो बड़ी उत्तराशी से समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो पानी का संकरा भाग जो समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है वह जल संधि कहलाता है। स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। आगे देखते हैं, आगे महासागर के बारे में अब दिया गया है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जो है वह आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 4 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत सबसे बड़ा महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, फिर हिंद है, फिर आर्कटिक है। ध्यान रखिएगा, महासागर 4 प्रमुख है एनसीईआरटी के हिसाब से, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। आगे देखते हैं, आगे इनके बारे में दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको देख लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे पहला है, सबसे बड़ा महासागर है ये, या पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के 1/3 भाग पर केवल प्रशांत महासागर ही है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस महासागर की आकृति लगभग वृत्ताकार है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों पर ओर स्थित हैं। अगर प्रश्न बनेगा प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से जो महाद्वीप स्थित हैं, एशिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। दूसरा हमारा है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर देखते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है यह अंग्रेजी अक्षर के या अक्षर के आकार है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक धंतुरित है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अटलांटिक महासागर है उसकी तट रेखा बहुत अधिक धंतुरित है। यह अनियमित एवं धंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो चूंकि यह बहुत अधिक धंतुरित है, धंतुरित मतलब क्या होता है कि बहुत पैनापन है इसके अंदर। अभी फिगर को दिखाएं अगर तो देख लीजिए, ये दंतुरित तट रेखा कि ऐसे तीखे तीखे निकले रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पोर्ट्स होते हैं उसके लिए बहुत आदर्श स्थिति बन जाती है। तो अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत दंतरिक होने के कारण यहाँ अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय जो पोर्ट्स हैं और पत्तन है उसके लिए आदर्श स्थिति बन जाती है। और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर हो जाता है, क्योंकि पोर्ट्स जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ ही व्यापार अधिक होगा। तो अगर प्रश्न बनेगा कि व्यापार के आधार पर सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है जो अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है, तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और कौन सा ऐसा महासागर है जिसकी तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, तो वह अटलांटिक महासागर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत देश के नाम पर पड़ा है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो प्रश्न अगर बनेगा कि इस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है, तो हिंद महासागर हो जाएगा। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो इसके उत्तर में क्या है? एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आगे देखते हैं, आगे हमारा चौथा महासागर है आर्कटिक। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, आर्कटिक और प्रशांत महासागर। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। आगे वायुमंडल के बारे में दिया गया है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है वह चारों तरफ से गैसों की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है, जो कि हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ध्यान रखिएगा, जो वायुमंडल है उसे 5 परतों में बांटा जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। आगे देखते हैं, आगे फिगर देख लीजिए। क्षोभ मंडल क्या है? 0 से 12 किलोमीटर। तो जो मौसम संबंधी क्रियाएं होती है वह यहीं होती है, बारिश आदि यहीं होती है तथा जो हेलीकॉप्टर आदि उड़ते हैं यहीं उड़ते हैं। उसके बाद समताप मंडल होता है, एरोप्लेन जो उड़ते हैं वह समताप मंडल में उड़ते हैं और 12 से 50 किलोमीटर होता है। ओजोन लेयर कहाँ पड़ती है? ओजोन लेयर समताप रेखा में पड़ती है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओजोन लेयर समताप रेखा में पड़ती है। मध्य मंडल में जो उल्कापिंड आते हैं वो मध्यमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं 50 से 80 किलोमीटर। और ये उसके बाद आगे दिया गया है तापमंडल होता है, उसके बाद बाह्यमंडल होता है। आगे हमारा चैप्टर नंबर 6 है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। चलिए इसको देखते हैं। आगे है
पहला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है कि पहाड़ी वह स्थली भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। तो पहाड़ी स्थली भाग होती है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, वह पहाड़ी कहलाती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो प्रश्न अगर बनेगा कि किस पहाड़ी को हम पर्वत कह सकते हैं, तो जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो तथा ढाल उनकी क्या हो, एकदम प्लेन हो, वे पर्वत कहलाते हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित, भ्रंशोत तथा ज्वालामुखी। चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं कि हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। नोट कर लीजिएगा, हिमालय जो सबसे बड़ा पर्वत है, जो दुनिया का सबसे उच्चतम शिखर है, वह वलित पर्वत है। आल्प्स भी वलित पर्वत है, इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। तो वलित पर्वत की जो सतह होती है ऊबड़ खाबड़ होती है तथा शिखर शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। नोट कर लीजिएगा, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। और अगर विश्व की सबसे नवीनतम पूछा जाएगा तो हिमालय हो जाएगा। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। भारत की अरावली श्रृंखला जो है वह अपर्दन के कारण घिस चुकी है। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ये भी बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो बहुत पुराने वलित पर्वत कौन कौन से हो जाएंगे? अरावली श्रृंखला, अपलेशियन पर्वत उत्तर अमेरिका का तथा रूस का यूराल पर्वत, और ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे। वलित पर्वत के फिगर देख लीजिए, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। आगे देखते हैं, आगे है कि जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या फिर हार्स्ट कहते हैं तथा नीचे धसे हुए खंड को द्रोणिका अंश या फिर गार्बन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो जो भ्रंशोत पर्वत होता है उसके उदाहरण कौन कौन से दिए गए हैं? राइन घाटी यूरोप की और वासजेस पर्वत इस तरह के उदाहरण है। और इसमें होता क्या है देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ प्लेन पृथ्वी थी और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ का भाग जो पृथ्वी जो धस गई, यहाँ का भाग धस गया, तो क्या हुआ उसके बाद कैसा फिगर बनेगा? उसके बाद ऐसा फिगर बनेगा ना कि यहाँ की पृथ्वी धस गई, यहाँ की धस गई, यहाँ की धस गई, तो ये जो ऊपर उठा भाग हो जाएगा ये भ्रंशोत पर्वत कहलाएगा। और जो इसके नीचे हुए भाग होते हैं इसे क्या कहा जाता है? ग्राबेन कहा जाता है। और ऊपर उठे भाग को हॉस्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होती है कि ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं वह ज्वालामुखी पर्वत से बनते हैं और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसी तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, आगे है पठार। पठार क्या होता है चलिए देखते हैं। ये उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है या आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। अगर फिगर इसको दिखाया जाए तो फिगर देखिए, ये पठार होता है, उठा हुआ है तथा इसका ऊपरी भाग क्या है? मेज के समान ही तो है, प्लेन है। आगे देखते हैं, तो ये उठी हुई और सपाट भूमि होती है या आसपास क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े हो। इनके ढाल कैसे होते हैं? खड़े होते हैं। देख लीजिए, इनके ढाल एकदम ऐसे खड़े होंगे। आगे देखते हैं, पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नोट कर लीजिएगा, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंची है। इसको नोट कर लीजिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार हो जाएगा। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात उदाहरण है इसका। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है भारत के छोटा नागपुर पठार में। तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात है जो किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे मैदान के बारे में दिया गया है। मैदान के बारे में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते ये। इसको नोट कर लीजिएगा, समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं हो सकते हैं। आगे देखते हैं, अब हमारा आखिरी चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 8, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हमारा आखिरी चैप्टर बचता है। चलिए इसको देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं कौन कौन से? दिसंबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम होता है, मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है जिसे वर्षा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी शाखा से होती है मानसून के। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है जिसे शरद ऋतु कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, मानसून के लौटने के समय को हम क्या कह सकते हैं? शरद ऋतु कह सकते हैं। तो भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के मौसम दिखाए गए हैं। पहला है शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं, ऊपर बताया गया है सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए तापमान
ठंडा होता है। आगे देखते हैं, दूसरा होता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान बहुत अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं, जिसे लू कहा जाता है। तो अगर प्रश्न बनेगा कि उत्तरी गोलार्ध में दिन के समय जो गर्म और शुष्क पवनें बहती हैं उसे क्या कहा जाता है, तो लू कहा जाता है। आगे है दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा। वर्षा किससे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तो प्रश्न बनता है कि भारत जो वर्षा का मौसम होता है भारत में, उस समय पवनें कहाँ से कहाँ की ओर बहती हैं, तो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे पवनें अपने साथ नमी लाती हैं। ये पवनें क्या करती हैं, अपने साथ नमी लाती हैं और वर्षा करती हैं। और जब ये पवनें पहाड़ी से टकराती हैं तब वर्षा होती है। ध्यान करिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। चौथा है हमारा प्रकार मानसून के लौटने का समय या फिर शरद ऋतु। इसमें क्या होता है कि इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, शरद ऋतु में क्या होता है, पवनें स्थल से जल की ओर बहती हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। जो वर्षा का ऋतु होता है उसमें पवनें जल से स्थल की ओर आती हैं, और जो शीत ऋतु होता है उसमें क्या होता है कि वर्षा जो पवनें होती हैं वह कहाँ से, स्थल से जल की ओर जाती हैं। यह मानसून के लौटने का भी समय होता है। तो जो शीत ऋतु होती है, शरद ऋतु, मानसून के लौटने का समय होता है। तथा भारत के दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, मानसून के लौटने का समय होता है शरद ऋतु, और भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। नोट कर लीजिएगा, लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है, प्रश्न बनता है भारत में, तो तमिलनाडु मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु कौन सी है, मानसूनी जलवायु है। आगे अगला पॉइंट इसमें है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द का से लिया गया है हिंदी भाषा में, और इसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो जो कि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध है, अर्थात यहाँ क्या होता है कि यहाँ गर्मी भी अधिक पड़ती है और आर्द्रता भी अधिक होती है, तो वर्षा भी अधिक होती है। इस कारण यहाँ की अधिकतर वर्षा मानसूनी होती है। आगे है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिन राम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिन राम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। आगे प्राकृतिक वनस्पति, जो कि हो सकता है कि हमारा शायद आखिरी पॉइंट है, देखते हैं। भारत की वनस्पति को 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत की वनस्पति को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंध सदाबहार वन, उष्णकटिबंध पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन तथा मैंग्रोव वन। चलिए देखते हैं, इसमें पहला प्रकार देख लेते हैं, उष्णकटिबंध वर्षा वन। उष्णकटिबंध वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। तो जो उष्णकटिबंध वर्षा वन अर्थात सदाबहार वन होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ये इतने घने होते हैं, इनमें इतनी प्रतिस्पर्धा होती है सूर्य के प्रकाश पाने की कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। तो वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। इसलिए क्योंकि ये समय समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, मतलब किसी एक समय पे एक पेड़ अपनी पत्तियां कुछ गिरा देगा, कुछ रखेगा, तो इसलिए हमेशा क्या दिखता है, वन हमेशा हरा भरा दिखता है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। इसके क्षेत्र देख लेते हैं भारत में। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह कहाँ पाए जाते हैं, तो वो जो उत्तरी भाग होता है यहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी जो पश्चिमी सह्याद्री का क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तथा वृक्षों के प्रकार कौन से हो जाएंगे, महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड। देखिए फिगर बना है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का फिगर है। आगे दूसरा हमारा है उष्णकटिबंध पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हमारे देश में सबसे बड़े भाग में कौन से वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये कम घने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पत्तियां क्यों गिराते हैं, जो जल होता है उस जल को संचित रखने के लिए अपनी पत्तियां गिरा लेते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ हैं कौन कौन से, शाल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंध पतझड़ वन के प्रमुख पेड़ कौन कौन से हो जाएंगे, साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो जो हमारे केंद्र के जो कुछ राज्य हैं वहाँ ये पाए जाते हैं मुख्यतः तौर पे। देख लीजिए फिगर है, कुछ पत्तियाँ भी गिराए हैं, देख लीजिए, पतझड़ वन के उदाहरण हो जाएंगे। आगे हमारा तीसरा प्रकार हो जाएगा कटीली झाड़ियाँ। देखते हैं,
इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। तो जो कटीली झाड़ियां होती हैं वह देश के शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए, तो पानी से जो हानि होती है उसको कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे निकल जाते हैं जिससे पानी संचित रहता है। इनके महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हो जाएंगे? कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आदि। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इनके क्षेत्र हैं पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा गुजरात। आगे देखते हैं, चौथा प्रकार देख लेते हैं। चौथा प्रकार है पर्वतीय वन। चौथा प्रकार है पर्वतीय वन। पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ध्यान रखिएगा, समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई तक पेड़ों का आकार शंक्वाकार हो जाता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। और इन वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़, पाइन, देवदार। इसको नोट कर लीजिएगा, समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर तक पेड़ों का आकार कैसा हो जाएगा? शंक्वाकार। मतलब कैसे? ऐसे हो जाएगा। ये पेड़ ऐसे हो जाते हैं। अगर फिगर दिखाया जाए तो ये देखिए, ये फिगर दिखाया गया है, शंक्वाकार हो जाएगा। पांचवा हमारा लास्ट प्रकार है और आज का लास्ट पॉइंट है मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, खारे पानी में होने वाले जो वन होते हैं वो मैंग्रोव वन कहलाते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में और अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी जो है वह इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। नोट कर लीजिएगा, मैंग्रोव वन के जो प्रमुख प्रजाति है सुंदरी है और इसी पेड़ के नाम पर, इसी प्रजाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन पड़ा है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य कंटेंट भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्लास 7 का ज्योग्राफी ऐसे चाहिए और क्लास 8 का, 9, 10 का, उसके बाद हिस्ट्री भी हम ऐसे करेंगे। तो आप अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।